अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। इमरान खान के इत्तेहादी, काबिल एतमाद साथी और अस्करी हलकों के करीब समझे जाने वाले शेख रशीद ऐसे वक्त में लंदन की राह ले चुके हैं जब लंदन पाकिस्तानी सियासत का महवर बना हुआ है। अहम सियासी और गैर सियासी शख्सियात पहले से ही लंदन में मौजूद हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मी और मुलाकातों में खासी तेजी आ चुकी है। शेख रशीद के बरास्ता दुबई लंदन रवानगी की खबरों ने पाकिस्तान की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। कयास आराइयां की जा रही है कि शेख रशीद इमरान खान से मुशावरत के बाद ही अहम मिशन पर दुबई गए, जिसके बाद हतमी बातचीत के लिए उनकी लंदन रवानगी का भी इम्कान है। सियासी हलकों में ये कयास आराइयां भी की जा रही हैं कि वो बतौर PTI नुमाइंदा मुलाकातें करेंगे। ये खबरें भी पहले से ज्यादा शिद्दत से सामने आ रही है कि जल्द ही नवाज शरीफ की वतन वापसी होगी, जिसके बाद वो नून लीग की कमान संभालेंगे और आइंदा इलेक्शंस में अपनी जमात को लीड करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान भी सितंबर प्लान के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ हल्के उन्हें नाअहल कराना चाहते हैं, जिसके आखिर में नवाज शरीफ की वापसी का प्लान बनाया गया है। मुझे और नवाज शरीफ को एक जैसा करने के बाद कहा जाएगा कि इलेक्शन लड़ो। इमरान खान की नज़र में सितंबर प्लान क्या है वो भी आपके सामने रखता हूँ। नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है सितंबर की आखिर में। नवाज शरीफ फिक्र ना करो, तुम्हारा मैं बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करूंगा। दूसरी साजिश के इमरान खान के ऊपर केसेस करो, उसको बुरा भला करो, उसको डिस्क्वालीफाई करो। अब नवाज शरीफ की वापसी की बातें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ही नहीं बल्कि खुद नून लीग की जानिब से भी की जा रही हैं। मरियम नवाज हों, जावेद लतीफ़ हों, सभी ऐसी बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे और साथ ही वो ये पैगाम भी दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापसी पर जेल नहीं जाने देंगे। हमने उस वक्त भी मुकाबला किया था, हम आज भी मुकाबला कर रहे हैं और नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वो आके सीधा जेल क्यों जाए? अब वो मुल्क वापस आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम उनको जेल नहीं जाने देंगे, ये हमें मंजूर नहीं होगा, ये मैंने कहा है। तो उनका आना अब इंशाल्लाह ताला बहुत करीब है। ना सिर्फ लीगी हल्के बल्कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनकी जमात के दीगर रहनुमा भी नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान की नाअहली की खबरें सुना रहे हैं। फवाद चौधरी ने तो फरते जज्बात में ये तक कह डाला कि अगर इंतखाबात नहीं कराने तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। हम किसी तरह की बातचीत जो है उसमें नहीं जाएंगे, हम उसको मुस्तरद करते हैं। अगर आप इसलिए इलेक्शन नहीं कराना चाहते, ये कहना कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। अब फवाद चौधरी का ये पैगाम किसके लिए कि आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें? अब जब शेख रशीद लंदन जाने की खबरें उनके सामने आ चुकी हैं, ऐसे में बहुत सी अफवाहें सरगर्म है कि शेख रशीद तहरीक इंसाफ की तरफ से कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए पसे पर्दा मुज़ाकरात करेंगे, कोई दरमियानी रास्ता निकाले और कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराने के लिए कोई राह निकाली जाएगी। अफवाहें गर्म हैं कि सितंबर के आखिरी और अक्टूबर के पहले हफ्ते में नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के साथ ही इंतखाबी सियासत में भी तेज़ी आ सकती है, जिसके बाद फरवरी में आम इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है। ऐसे में सवाल तो बहुत सारे हैं। क्या नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता तैयार हो रहा है? क्या नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले नाअहली और केसेस का खात्मा मुमकिन है? क्या इमरान खान नवाज शरीफ के केसेस के खात्मे को और उनकी वापसी को कबूल करेंगे? और सवाल तो ये भी है कि क्या बिलाखिर इमरान खान को बातचीत के लिए आमादा कर लिया जाएगा? क्या इस सूरत में आम इंतखाबात की जानिब बढ़ा जा सकता है? ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं और सारे क्वेश्चंस जो लंदन के अंदर होने वाली मुमकिना मुलाकातों के बाद जन्म ले रहे हैं। बाज़गश सुनाई दे रही है, ख़ासतौर पे लंदन की फ़ज़ा में इस वक्त क्या सियासी चहमगोइयाँ जारी हैं, कौन किसके कान में क्या सरगोशी कर रहा है, कौन किससे मुलाकात कर रहा है। इस वक्त वहाँ पर अहम सियासी और गैर सियासी शख्सियात मौजूद हैं। उन सियासी और गैर सियासी शख्सियात के माबैन राब्ता कारी कौन कर रहा है? क्या बराह रास्त राब्ते हो रहे हैं या बिलवास्ता राब्ते हो रहे हैं? इन राब्तों के नतीजे में होगा क्या? क्या मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी होगी? उसके बाद इंतखाबी कैंपेन की तरफ बढ़ा जाएगा। इंतखाबी कैंपेन से पहले क्या वो लोग जो आपस में बैठना पसंद नहीं करते उनको एक मेज़ पर बिठा लिया जाएगा, जैसे इमरान खान कह रहे हैं कि इक्वलाइज करने की कोशिश की जा रही है, मुझे और नवाज शरीफ को इक्वेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जा सकता है। क्या ऐसा ही होगा? वो पिक्चर, वो मंजरनामा जो इमरान खान दिखा रहे हैं और वो मुलाकातें जो लंदन में हो रही हैं, जिसकी बाज़गश जहाज सुनाई दे रही है, होने क्या जा रहा है, लंदन की सियासी फ़ज़ा क्या है, लंदन से भी हालात जानेंगे और यहाँ मुल्की सियासत में क्या हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे।
वेलकम बैक। लंदन इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का महवर मरकज बना हुआ है। स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लंदन से हमें हमारे रिपोर्टर असद मलिक ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी इजाज़त अगर हो तो हम ज़रा लंदन का सियासी माहौल पता कर ले कि लंदन में हो क्या रहा है। असद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रियान भाई कैसे आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असद मलिक साहब, ये बताइए कि लंदन की जो सियासी फ़ज़ा है वो क्या है? यहाँ पर किससे मुलाकात हो रही है? क्योंकि अहम सियासी और गैर सियासी शख्सियात के डेरे तो इस वक्त लंदन में हैं और हमारी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान में बैठकर लंदन में हैं, क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सियासत की जो बहुत सारे मामलात हैं वो लंदन में ही बैठ के डिस्कस होते हैं। तो लंदन प्लान क्या है सर? लंदन प्लान जो, अगर आप सियासी हालात की बात करें तो इससे बड़ी अहम और पेशरफ्त है जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल कमर जवेद बाजवा, जो उनका हालिया दौरा है बरतानिया का, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। वो इस तरह से अहमियत का हामिल है कि आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में रशिया का दौरा किया और बरतानिया और अमेरिका खुलकर उस वक्त रशिया की मुखालफत कर रहे थे और यूक्रेन के साथ खड़े थे। और बरतानिया में पहली मर्तबा आम जो सिविलियन लोग थे उनको ये इजाजत दी गई कि अगर वो जाकर यूक्रेन के अवाम के साथ जाकर शाना बिशाना खड़ा होना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो उनको हुकूमत बरतानिया ने इजाजत दी कि वो जाएं। तो इस दौर में पाकिस्तान के एक वजीर आजम का रशिया का दौरा करना बरतानिया और मगरबी ममालिक में एक बड़ा अभाम था पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में। अब जबकि जनरल कमर जवेद बाजवा जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, जब उन्होंने बरतानिया का दौरा किया है तो सबसे बड़ा जो अहम क्रिटिकल क्वेश्चन था जो उनको सामना करना पड़ा, जो हमारे मुसद्दका ज़राए हैं उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि जो सबसे बड़ा सवाल था बरतानिया की जानिब से, मगरिब की जानिब से, वो उनका यही था कि अब पाकिस्तान अपनी पॉलिसी वाज़े करे कि रशिया के बारे में, यूक्रेन के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। तो आपको ये बताते कि तमाम तर सियासी हालात के बावजूद ये जो दौरा है ये इंतहाई अहमियत। अच्छा, ये तो असद मलिक साहब, ये एक स्ट्रेटेजिक नौयत हो गई ना, आपके इस डिस्कशन की स्ट्रेटेजिक नौयत हो गई। इस वक्त पॉलिटिकली क्या हो रहा है? क्योंकि हमारी इतलात ये है कि शेख रशीद साहब भी लंदन के लिए परवाज भर चुके हैं, दुबई में पड़ाव होगा और फिर बरास्ता दुबई फिर वो लंदन पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक भी बातें हो रही हैं। मियाँ साहब के हाँ इस वक्त, क्योंकि एवन फील्ड के बाहर बहुत से रिपोर्टर्स होते हैं, आप लोगों से तो उनकी मुलाकातें भी होती हैं, ऑफ दी कैमरा भी होती हैं, क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कुछ सूटकेस तैयार कर लिया है? बिल्कुल। सबसे पहले आपने शेख रशीद साहब की बात की तो आपको ये बता दूं कि शेख रशीद साहब से अभी हमारा चंद घंटे पहले राब्ता हुआ है और उन्होंने इस बात की तो तरदीद की है कि वो लंदन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ दुबई रुकेंगे और दुबई से ही वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने इस बात की खुलेआम तो तरदीद नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आप कहेंगे तो मैं लंदन भी आ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने खुलकर इस बात की तस्दीक नहीं की। उन्होंने यही कहा है कि वो दुबई आएंगे और दुबई यहाँ चंद दिन अपना निजी क़याम करेंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। और इस बारे में उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी का एक जलसा होने वाला है जो जिसमें तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान वो शिरकत करेंगे। तो अगर तहरीक इंसाफ ये जलसा प्लान कर लेती है पिंडी वाला, तो शेख रशीद दुबई से वापस पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे, वरना बहुत कम चांसेस हैं कि शेख रशीद जो है वो दुबई से लंदन आए। लेकिन जहां तक आपने बात की साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की, तो आपको ये बताते चले कि नवाज शरीफ ने अपने पाकिस्तान रवानगी को हतमी शक्ल देना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान के से जो नवाज शरीफ साहब के जो मौलिज हैं, जो डॉक्टर हैं, जो पाकिस्तान क़याम के दौरान उनके अमराज का इलाज करते रहे हैं, उनको नवाज शरीफ साहब ने अगले 2 हफ्ते में बरतानिया तलब किया है। उसके साथ साथ आपको ये भी खबर देता चलूं कि जो बरतानिया के जो मौलिज है और जो पाकिस्तान के मौलिज है, वो नवाज शरीफ साहब की जो अभी जो लेटेस्ट जो पीपी और इलाज की सहूलतें हैं बरतानिया में और जो उनकी जिस्मानी सेहत है उसका जायजा लेंगे। उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम है, जो जमात है, ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि पाकिस्तान में, उसने साफ तौर पर नवाज शरीफ साहब को यह बता दिया है कि अगले आम इंतखाबात में मियां साहब आपकी पाकिस्तान में मौजूदगी इंतहाई तो कब उड़ान भर रहे हैं मियां साहब पाकिस्तान के लिए? इसका इदराक है। और आपको ये बताता चलूं, ये मैं आपको पहली दफा हम ये बता रहे हैं कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में नवाज शरीफ बरतानिया से पाकिस्तान के लिए उड़ान भर सकते हैं। बिल्कुल आपको ये बता रहे हैं कि पहले आप देखेंगे जो मुस्लिम लीग नून की जो कानूनी टीम है वो अदालतों से नवाज शरीफ साहब के लिए जो पहले जमानत ली गई थी उसकी तौसीक करवाएंगे। कबल उनको ये बावर करवाया जाएगा अदालतों को कि नवाज शरीफ साहब की जो जिस्मानी सेहत थी
जब वो पाकिस्तान से बरतानिया आए तो वो वाकई प्लेटलेट्स की उनको कमी थी और उनकी जो जिस्मानी सेहत थी वो इस बात की मुतकाजी थी कि नवाज शरीफ को इलाज की सहूलतें फराहम की जाएं। और अब जबकि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए तैयारी की जा रही है, तो उस वक्त इंतखाबात भी होने जा रहे होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये अदालतों में बावर करवाने की कोशिश करेगी। उसके साथ साथ कि उनकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ कि क्यों पाकिस्तान के जो सबसे बड़े 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं नवाज शरीफ, उनकी पाकिस्तान के अवाम तक रसाई जरूरी है। ये तमाम ऐसे कानूनी नुकात हैं जिनका एक मजमूआ असद मलिक साहब, मुझे लास्टली ठीक है, लास्टली मुझे ये बताइए कि कुछ गैर सियासी शख्सियात से भी नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें हुई हैं या उनकी टीम की या उनकी कैंप की मुलाकातें हुई हैं यहाँ पर? जो गैर सियासी टीम यहाँ पर मौजूद है उनकी बराह रास्त आपको इस बात की मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि बराह रास्त कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो सेकंड टियर की जो लीडरशिप है उनकी मुलाकात की यहाँ पर खबरें जरूर गर्म है। और आपको ये भी बताते चले कि कराची की एक अहम शख्सियत जो बरतानिया में मौजूद है उनके लिए भी राब्ते किए जा रहे हैं, उनके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं और उनकी जो पाकिस्तान की कौमी सियासत और कौमी धारे में वापसी है उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए बल्कि जो कराची की एक अहम शख्सियत है, लंदन में मुकीम है, उनके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। अगले 4 हफ्ते पाकिस्तान की सियासत के लिए, सिंध की सियासत के लिए और खास तौर पर कराची की सियासत के लिए बड़े अहम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद मलिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब वीडियोज़ में बुखारी साहब आपने लंदन से जो गर्मा गर्म खबरें हैं वो तो आपने सुनी है। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में असद मलिक ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ सकते हैं। इमरान खान साहब सितंबर प्लान के बारे में बता चुके हैं। सितंबर प्लान ये है कि इमरान खान साहब नाअहल होंगे, उनको इक्वलाइज़ किया जाएगा, नवाज शरीफ के इक्वेट होंगे और उसके बाद फिर इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाएगा। आपको लगता है कि इस सितंबर प्लान के अंदर कोई हकीकत है? अगर आप मुझे इजाज़त देंगे थोड़ी सी, तो सितंबर प्लान से पहले जो माजी में लंदन प्लान थे उनका थोड़ा सा तज़किरा जो है बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चल रही थी ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़, तब भी एक लंदन प्लान बना था। फिर उसके बाद जब अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बनी तब भी एक लंदन प्लान बना था। जब IGI तश्कील पाई तब भी लंदन प्लान के नतीजे में बनी थी। तो लंदन की पाकिस्तान की सियासत के साथ बड़ी एफिलिएशन है और बड़ी करीबी एफिलिएशन है। हैविंग सेड दिस, मेरे ख्याल से सितंबर प्लान के ऊपर सबसे पहले पर्दा तो उठाया खुद इमरान खान साहब ने और उन्होंने तफसील बता दी है उसकी सारी कि क्या होने जा रहा है। जो पीछे की खबर है वो ये है कि लेजिस्लेशन तैयार है पार्लियामेंट के अंदर टेबल करने के लिए, जिसमें मुद्दत तय की जाएगी कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी मुद्दत क्या है। जी, उसकी मुद्दत के बारे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन भी है। जी, वो फैसल वाडा केस भी है। अदालत से रिलीफ नहीं मिलना नवाज शरीफ को, ये लिख लें। वो फैसल वाडा केस भी सितंबर में लगा हुआ है। अदालत से नहीं मिलना रिलीफ, ये लेजिस्लेशन होगी और 5 साल इसकी मुद्दत तय की जाएगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में है कि एक जो टेन्योर है असेंबली का उसके लिए आपकी डिस्क्वालिफिकेशन। और नवाज शरीफ 2017 में नाअहल हुए थे, ऑटोमेटिकली वो तो रिस्टोर हो गए। 2022 तक उनकी 5 साल की मुद्दत तो पूरी। अब इलेक्शन कमीशन के नतीजे में कोर्ट्स डिस्क्वालीफाई करेंगी इमरान खान साहब को, बराबर हो गए। तो 2028 तक इमरान खान नाअहल रहेंगे? नहीं, फिर उनको रिलीफ देगी कोर्ट, दोनों क्लीन हो गए। वो रिलीफ जो नवाज शरीफ को कोर्ट से नहीं मिल रहा था, वो रिलीफ इमरान खान को। बाबा पूरी सीरीज है। अच्छा, कोई एक रिलीफ थोड़ी है। जितनी मरतबा इमरान खान साहब कोई दुनिया का मसला लेके अदालतों में गए हैं उनको रिलीफ मिला है। चाहे वो चढ़ाई हो इस्लामाबाद के ऊपर, तो रास्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि खोल दें सारे रास्ते। सुना नहीं आपने ये? और मुझे बताएं कौन सा मसला जो वो लेकर। फिर इमरान खान साहब का तासुर तो दुरुस्त हुआ ना कि ये होने जा रहा है। फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक इमरान खान ने कहा ये होने जा रहा है, वो हुआ। अब इमरान खान साहब सितंबर प्लान के बारे में कह रहे हैं कि ये होने जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई आईनी और देखें, जो पहली बातें थी वो उनको यकीन था कि अदालतें उनको रिलीफ देंगी, इसलिए उन्होंने वो नारे मारे थे। और ये उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, लेकिन उनके इल्म में है कि ये होना है, इसलिए वो इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी सी और तफसील की अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं अर्ज़ करूँगा आपसे। देखिए, गुजारिश ये है कि जैसा मैंने कहा कि इस अदलिया से नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिल सकता, ये तय है और बेपना इसकी मिसाल। लेकिन बुखारी साहब, फिर केसेस तो इसी अदलिया ने केसेस का तल्लुक ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब केसेस का कोई तल्लुक मिलेगी तो यहीं से मिलेगी। देखिए, केसेस का कोई तल्लुक नहीं है। सर, अदालतें नवाज शरीफ साहब वो बाद में होगा, इश्तिहारी और मफरूर करार दे चुकी। जब उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी, फिर उनकी अपील पड़ी है और 10 साल की सजा के खिलाफ भी, जी, तो उसका भी फैसला हो जाएगा। जब चीज़ें होने लगेंगी
किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत, तो फिर तो सब कुछ हो जाएगा ना। एवरीथिंग विल बी डन, डोंट वरी। अंडरस्टैंडिंग, वो जो पीछे गारंटर्स है ना, जो NRO प्लस की बात कर रहे हैं, जो आजकल मुल्क में नहीं है, वो ये सब कुछ जो है बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज तरीके से नवाज शरीफ साहब को NRO प्लस मिलने जा रहा है। असल में ये इमरान खान साहब को NRO प्लस मिलने जा रहा है, क्योंकि जिस नौयत की डिस्क्वालिफिकेशन का सामना उनको है वो नवाज शरीफ को नहीं। वो तो पनामा से बात लेकिन वो तो इमरान खान कह रहे हैं कि वो हमने। तो नवाज शरीफ के साथ इक्वेट करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड इज द टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड, कि अगले इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ना कोई प्रेशर हो इमरान खान के ऊपर, ना कोई प्रेशर हो नहीं। लेकिन नवाज शरीफ को अगर NRO प्लस मिलेगा तो इमरान खान को इतनी जल्दी मान जाएंगे या काबिल कबूल होगा? देखिए, इमरान खान साहब की कनाइवेंस के बगैर और उनकी मर्जी के बगैर तो ये नहीं हो सकता। वो तो खुद को हमेशा से प्रियम्प्ट करते हैं किसी सिचुएशन में जाने से पहले। वो इसलिए ये बातें कर रहे हैं ताकि उनके लोग ये ना समझें कि मैंने कोई NRO ले लिया या मुझे कोई NRO मिल गया। देखें ना, सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त जो कुछ इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनके फॉलोअर वो पर्सनैलिटी कल्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत वो मान रहे हैं। वो गलत कहें, वो कहते हैं सही है। तो इसलिए वो अभी से तैयार कर रहे हैं उनको। ये जो लाहौर के जलसे का ड्रामा है, ये सिर्फ उनको तैयार करने के लिए है कि अगर ऐसा भी हो जाए, लेकिन इलेक्शन इस साल होने चाहिए। अब जो बात अड़ी हुई है वो ये है कि इलेक्शन इस साल होंगे या अगले साल होंगे। तो खबर तो ये भी ना कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। देखिए, नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, अगर फरवरी में इलेक्शन होंगे तो नया चीफ खान साहब की मर्जी का नहीं हो सकता। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? इस पर भी बातचीत तय हो गई हुई है। इसके ऊपर बातचीत आखिरी मरहले में नोक पलक दुरुस्त हो रही है, बट द प्लान इज रेडी। तो आप इसको लंदन प्लान कह लें या आप इसको इस्लामाबाद प्लान कह दें, द प्लान इज रेडी। खबर कयाम की है या रवानगी की है? मेरे ख्याल से क़याम और रवानगी दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये क्या हो सकता है भाई साहब? ये होगा, आप देखिएगा आपके सामने। बिटवीन द लाइंस आप क्या कह रहे हैं? मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि और डिपार्चर, देखें, ये मैंने फिर कहा कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर ये तो नहीं हो सकता कि स्टे भी हो और डिपार्चर भी हो। मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। अगर तो जो प्लान है उसके ऊपर अमल करने के लिए दोनों बड़े धड़े राजी हो जाते हैं तो रवानगी है, और अगर राजी नहीं होते हैं तो क़याम है, यानी स्टेटस को है। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब तो राजी होंगे, वो तो ये इमरान खान राजी हो जाएंगे। और अगर इमरान खान राजी हो जाएं, क़याम पर राजी हो जाएं, तो क्या इमरान खान की सियासत में जान बचेगी? देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब के पास पहली दफ़ा सूरत हाल ऐसी है जहाँ उनके पास रास्ता नहीं है कोई। जो जजमेंट, जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, उसको उठा के फेंका ही नहीं जा सकता बाहर। डिस्क्वालीफाई उन्होंने होना है एक दफ़ा। ये मैं आपको खबर तो नहीं दे रहा, लेकिन वसूख से आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान का घेरा तंग करके फिर ये फैसला फिर मनवाया जाएगा उनको और मानेंगे, मर्जी का फैसला ले लिया जाएगा। हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉलर सस्ता है लेकिन बाकी सब कुछ महंगा है। ये डॉलर के पर कट रहे हैं, लेकिन अभी तक महंगाई के पर क्यों नहीं कट पा रहे? दीगर सेक्टर्स के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं हो पा रही। जानेंगे, साबिक वजीर खजाना हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात तो मुझे डॉलर की करनी है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब कौम आज़ादी का जश्न मना रही थी, करिया नगर नगर तकरीबात का इनेकाद हो रहा था, हर दिल जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार और हर पाकिस्तानी की ज़बान पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था, तो वहीं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऐसी तकरीब भी हुई जहां पर परचम कुशाई के मौके पर न सिर्फ बंदूक उठाई गई बल्कि चलाई भी गई। गोलियों की तड़तड़ाहट कहीं और नहीं बल्कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सुनी गई। बंदूक उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि जामिया का एक मुलाजिम था, और गोलियों का निशाना बनने वाला जिस पर गोलियां चलाई गई वो भी कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को परचम कुशाई की तकरीब के फौरन बाद ही उनकी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम ने कनपट्टी पर पिस्तौल तान कर यरगमाल बनाया, मज़ाहमत पर 4 गोलियां चलाई जो खुशकिस्मती से छत और दीवारों को जा लगी। मुलजिम को मौके पर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का यह अमल इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है, मगर सवाल यह है कि मुलजिम ने ऐसा इंतहाई इकदाम क्यों उठाया। इस सवाल और इस वाक़े के पीछे के मुहर्रिकात दौरान तफ्तीश सामने आए जो इस वाक़े से भी ज़्यादा दिलखराश हैं। मुलजिम जवाद, जिसने वाइस चांसलर को यरगमाल बनाने की कोशिश की, पिछले चंद बरस से यूनिवर्सिटी में 10,000 रुपये माहाना की कलील तनख्वाह पर मुलाजमत कर रहा था। तनख्वाह के ये चंद हज़ार भी उसे चंद माह से नहीं मिल रहे थे। मुलाजिम जवाद अली अपनी कलील तनख्वाह और एडहॉक नौकरी से सख्त परेशान था, जिसके बाद उसने मजबूर होकर अपनी तनख्वाह बढ़ाने और रुकी हुई तनख्वाह हासिल करने के लिए ये इकदाम उठाया। ये सिर्फ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के मुलाजिम जवाद की कहानी नहीं,
क्योंकि हर एक घर में ऐसी ही परेशानियां और ऐसी ही दास्तानी रकम हो रही हैं। 2 रोज कबल एक बाप ने 2 बेटियों के गले काटकर खुदकुशी की थी, खुदसोजी की थी, और 1 रोज बाद इस मुलाजिम ने बंदूक अपने वाइस चांसलर पर उठा ली। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के बाद 13 जमाती इत्तेहाद के तहत बनने वाली हुकूमत ने निज़ाम संभालते ही आवाम से मुश्किल वक्त के नाम पर कुर्बानी मांगी और उन्हें यकीन दहानी कराई कि कुछ ही अरसे बाद आसानी होगी। कौम को बताया गया कि महंगाई होगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आवाम को बार बार बताया कि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है, मुश्किल फैसले ना लिए गए तो दिवालिया हो जाएंगे। हर बार मुश्किल फैसला सुनाते हुए हुक्मरान जल्द ही अच्छे वक्त आने की उम्मीद दिलाते हैं, वो ये उम्मीद भूलते नहीं हैं। क्या कहा जाता रहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में हमने बजट किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर ख़जाना ने यह बताया कि मुश्किल वक्त है, बताया गया कि रियासत बचानी है, सियासत नहीं बचानी। अब आलमी मार्केट में ईंधन सस्ता हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सस्ती हैं। पिछले एक हफ्ते में डॉलर रुपए के मुकाबले में तेजी से नीचे गिरा है, मगर अवाम तक इसके समरात पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। डॉलर बढ़ने से आटा, चावल, घी, अद्वियात समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। गाड़ियों के किरायों, बिजली के बिलों, गैस के रेट्स में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। डॉलर नीचे आया तो आवाम को उम्मीद हुई कि अब महंगाई कम हो जाएगी, घर का किराया, बच्चों की फीस और दवा की कीमत भी कम होगी, लेकिन इन उम्मीदों पर पानी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर की कीमत कम होने के बावजूद भी किसी चीज़ की कीमत कम नहीं हुई है। हुकूमत डॉलर रेट नीचे आने को अपनी कामयाबी करार दे रही है, लेकिन आवाम इस कामयाबी को तब ही मानेगी जब महंगाई भी कम होगी। अब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम हो रही हैं, डॉलर नीचे आ रहा है, अब इसके समरात आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहे? यही सवाल जब वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब से किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हुकूमत अब भी मुतहम्मिल नहीं है कि आवाम तक जो अच्छे रिजल्ट्स हैं उसको पास ऑन कर सके। क्यों नहीं है, क्या हो रहा है, बात करेंगे। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इब्तिदा में बड़ा सादा सा सवाल है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, आलमी मार्केट के अंदर खाम तेल की कीमतों में भी खासी कमी वाकई आई है, लेकिन ना तो मकामी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें कम हो रही हैं, ना आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बड़ा मुनासिब सवाल है, मगर देखिए जब चीज़ों में जो बेहतरी आती है उसमें कुछ थोड़ा सा वक्त यकीनन लगता है। अब देखिए कल हमें बताया जाएगा कि अगले 2 हफ्तों के लिए तेल की कीमत क्या होगी, और हो सकता है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी तब्दील कर रही हो, मगर ये कि इसके ज़रूर इम्कानात मौजूद है। आखिर देखिए तेल की कीमत अब $96 फी बैरल पर गिर चुकी है और रुपए के कदर में पिछले 10 दिन में तकरीबन मेरे ख्याल से 12% इजाफा हुआ है। तो यकीनन सबसे पहले जो नुमाया तौर पर कमी आनी चाहिए वो मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल की कमी में आना चाहिए। और इसके नतीजे में देखिए होता ये कि चूँकि ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो हर आइटम में आता है, तो इससे यकीनन अफरात ज़र की रफ्तार में कुछ कमी आएगी। अब आप देखिए कि जुलाई के महीने में ये तकरीबन 25% तक पहुंच चुका था, तो इस लिहाज से अच्छी खबर है। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये वाज़ेह हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तवक्को ना रखें। शायद वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी को ज़्यादा बढ़ा दें तेज़ी से। तो अगर ये इसलिए हो रहा है कि FBR के रेवेन्यूज़ में इतना इजाफा नहीं हो रहा है, और देखिए हम एक जिसे कहते हैं ना एक जाल में फंस चुके हैं। जब हम दरामदात को कम करते हैं तो यकीनन हमारा तिजारती खसारा कम होता है, मगर साथ साथ चूँकि तकरीबन आधे रेवेन्यूज़ हमारे दरामदात पे मुनस्सर हैं, तो उनमें कमी आना शुरू हो जाती है, बजट का खसारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन है। हमें ये तय करना है कि मुनासिब लेवल जो है रुपए की क्या है। अगर आप इसको हद से ज़्यादा कम होने देंगे तो यकीनन आपके दरामदाद में इजाफा फिर से शुरू हो जाएगा, फिर आपको मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार करने पड़ेंगे रोकने के लिए। हमारे बरामदाद मुतासर हो चुके हैं, गिरना शुरू हो चुके हैं, और अगर रुपए के कदर में और इजाफा हुआ तो और गिर सकता है।
डॉक्टर साहब, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर में देखा कि डॉलर की कीमत में जो खासा इजाफा हुआ उस वक्त भी स्टेट बैंक की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं की गई, और उसकी बुनियादी वजह भी ये बताई गई ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो कुछ बेहतर हो और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाए। लेकिन अभी रुपए की कदर बेहतर हो रही है, डॉलर की कदर में गिरावट वाक़ई हो गई है, तो आपको क्या लगता है वो बैलेंस या इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पर मेनटेन किया जा सकता है? बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो हमारे रिजर्व्स की पोजीशन वो बहुत कमज़ोर है। अब आप ये देखिए कि रिजर्व्स मुसलसल 2 अरब डॉलर गिने हैं पिछले कुछ हफ्तों में, और उसके नतीजे में इस वक्त सिर्फ 7.8 अरब डॉलर, ये बहुत ही कम लेवल है। इससे तकरीबन 2.5 गुना होना चाहिए सेफ लेवल के लिए। लिहाजा स्टेट बैंक के पास भी, जैसे कहते हैं कि उनके पास भी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि मार्केट में इंटरवीन करें। उनको इस तरह से इंटरवीन करना चाहिए मेरे ख्याल से कि कुछ मार्केट में डिमांड थोड़ा सा बढ़ाएं डॉलर, और उसके नतीजे में थोड़ी सी रिजर्व्स में भी इजाफा हो सकता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या IMF के साथ किस तरह की एग्रीमेंट आपने की है कि मार्केट में दखल कर सकते हैं या नहीं, वरना ये बड़ा अच्छा वक्त था कि मार्केट में जाकर डॉलर्स कुछ खरीदें और रिजर्व्स में इजाफा करें। डॉक्टर साहब, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ये फरमा रहे हैं कि 4 अरब डॉलर की बैरूनी इमदाद का बंदोबस्त कर लिया गया है और IMF को लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन करके हम भेज रहे हैं, और ये तासुर दिया गया है कि जैसे 4 अरब डॉलर का जो एक्सटर्नल एक एड है उसके लिए IMF कह रहा था कि पहले हम इसका बंदोबस्त करें दोस्त ममालिक से और उसके बाद ये एग्रीमेंट या डील मैच्योर हो। अब 4 अरब डॉलर अगर बंदोबस्त कर लिया जाता है, आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है हमारे रिजर्व्स के ऊपर जो कितना ईज ऑफ होगा ये प्रेशर? ये इस पे मुनसर है कि हमारा जो, जैसे कहते हैं ना, तवाज़ुन अदायगी अगस्त के महीने में किस तरह रहता है। अभी तक जो इशारे मिल रहे हैं वो ये कि अभी तक खतरा है कि ये मनफी रहेगा। अगर ये प्रेशर रहेगा, और उसकी बहुत सी वजूहात, सबसे बड़ी वजह यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ इक्विटी का पैसा भी कुछ पिछले दिनों तो जा रहा है, आजकल अल्लाह के फजल से मार्केट जो है मुस्तकम हो रहा है, इसलिए शायद अब रुक जाए। और साथ साथ बाहर से कर्जों के जो पैसे हैं वो कम आ रहे थे, हो सकता है उनमें इजाफा हो, मगर देखिए सेफ लेवल से हम बहुत दूर हैं। हमें 18 से 19 अरब डॉलर के रिजर्व्स चाहिए, या फिर हम कह सकें कि हम मुस्तकम हो गए हैं और बिल्कुल दिवालिये से हट चुके हैं। इस वक्त सिर्फ 7.8 अरब डॉलर आपके पास हैं। तो इस वक्त हमारे रिजर्व्स की पोजीशन बड़ी अलार्मिंग है डॉक्टर साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं 7.8 अरब डॉलर तो बिल्कुल बहुत कम है, वो शायद एक महीने की इंपोर्ट के लिए भी काफ़ी नहीं हो। अगर 4 अरब डॉलर मजीद आ जाते हैं, IMF से 1.2 बिलियन डॉलर या 1.7 बिलियन डॉलर की ट्रांच अगर कंबाइन करके 2 प्रोग्राम्स को आ जाती है, तो तभी तो ये काफ़ी नहीं होगी कि हम अपने रिजर्व्स को उस पोजीशन पर ला सकें, जैसे कि आपने फरमाया जो 3 महीने की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी हो। जी बिल्कुल, मगर कम से कम इस तरह तो हो कि इजाफे का सिलसिला नुमाया तौर पर शुरू हो जाए। अभी तक तो आप देखिए, हैरत अंगेज बात यह है कि मार्च के महीने से आपके रिजर्व्स में मुसलसल गिरावट आती रही है, और ये बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। और अब आप ये भी देखिए कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपोर्ट्स का लेवल फिर से 10-15% गिरना शुरू हो जाए। जुलाई के महीने में तो खतरा ये है कि बहुत गिरे हैं। तो लिहाजा मसला ये है कि हालात, ये कहना कि संभल चुके हैं, ये बहुत प्रीमैच्योर है। हमारी दुआ है अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुस्तकम हो जाए, मगर वहाँ पहुँचने के लिए अभी भी बहुत रास्ता हमें उस पर गुजरना पड़ेगा। और अच्छी पॉलिसीज, सेंसिबल पॉलिसीज अगर हम वाजे करें और इस्तेमाल करें तो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता फिर से हम एक स्टेबल हालत में आ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त जो हमारी डायरेक्शन है क्या वो स्टेबिलिटी की तरफ है? देखिए, हमने इंपोर्ट बिल को बहुत कम किया, 3 बिलियन डॉलर का एक श्रिंक आया जिसको सेलिब्रेट भी किया गया, लेकिन दूसरी तरफ एक खदशा ये है, जैसे आप कह रहे हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। इंपोर्टर्स जो है वो ऑलरेडी परेशान है, पोर्ट्स के ऊपर सामान पड़ा हुआ है, 100% कैश मार्जिन के ऊपर भी सामान नहीं मिल रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब ये फरमाते हैं कि आने वाले 3 महीने तक भी ये हालात बेहतर नहीं होंगे इंपोर्टर्स के लिए, तो फिर वो जो मशीनरी पड़ी हुई है खासतौर पर पोर्ट्स के
ऊपर वो नहीं पहुंचेगी, हमारा यहाँ पे ऑब्वियसली मईशत का पहिया जैम रहेगा, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पाएंगी इन रिटर्न, तो क्या पिक्चर देख रहे हैं फिर आप? देखिए, आप बिल्कुल मुनासिब बात कर रहे हैं। इंपोर्ट्स को फिजिकली रोकना, खास तौर पे प्रायोरिटी इंपोर्ट्स जिस तरह आपने जिक्र किया मशीनरी, ये दरअसल गलत पॉलिसी। आपने ये तय किया था कि नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं जिसमें गाड़ियां हैं, टेलीकॉम है वगैरह, वो ठीक है, मगर देखिए इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स या इंटरमीडिएट गुड्स या मशीनरी, ये तो हाई प्रायोरिटी आइटम्स, इनको आपको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए, जिस तरह पिछले साल हमने देखा कि टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है, अल्लाह के फजल से एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही पिछले साल, मगर अगर इस तरह के रुकावटें शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ मुझे जो परेशानी है, इस वक्त शायद हमारे पास तेल के स्टॉक्स मौजूद हैं, मगर आने वाले दिनों में वो ख़त्म हो सकते हैं और उसके नतीजे में हमारे इंपोर्ट का लेवल जो है वो फिर से बढ़ेगा। और अगर रुपए की कदर में बहुत इजाफा हो चुका हो तो लोग दरअसल कोई कहेंगे कि भाई ये जल्दी जल्दी इंपोर्ट करके ले लो, इस खुदा न खास्ता कहीं फिर से ना कीमतें बढ़ जाए। तो देखिए, मैं गुजारिश ये है कि हालात रोज़ाना के बेसिस पर बदल सकते हैं, सोच समझ के चलना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा आप कमरा बना लें इस्लामाबाद में, जहाँ जिसे कहते हैं ना एमरजेंसी बेसिस पर, रोज़ाना बेसिस पर आप देखते रहें कि क्या हो रहा है, और फिर उसकी बेसिस पर स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स वगैरह सब मिलकर मुनासिब पॉलिसीज़ फ़ौरन से फ़ौरन लाने की कोशिश करते रहें। डॉक्टर साहब, अगर इंपोर्ट्स मुस्तकबिल करीब के अंदर बढ़ती हैं, जैसे कि रुपए की कदर बढ़ रही है, डॉलर नीचे आ रहा है, और जिस खदशे का इजहार आप कर रहे हैं कि अगर लोग धड़ाधड़ इंपोर्ट करने लग जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये डॉलर को या रुपए को रिवर्स गियर भी लग सकता है, रुपए की कदर फिर कम हो, डॉलर फिर सिस्टम से आउट हो और डॉलर फिर मजीद महंगा हो जाए, लग रहा है आपको? और ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है अभी जो नंबर्स शो किए जा रहे हैं? फिर देखिए, बात यह है कि जिस तरह मैंने कहा, मुस्तहकम पोजीशन अभी तक नहीं हुई है, जब तक रिजर्व्स का लेवल बहुत मुनासिब लेवल तक पहुंचता नहीं है। खतरा ज़रूर मौजूद है कि कभी इजाफा कभी गिरावट, और ख़ास तौर पे हमारे जो पॉलिसी ये होनी चाहिए कि रुपए की कदर को इस लेवल पे रखें कि एक तरफ तो आपका तिजारती खसारा कंट्रोल में रहे और दूसरी तरफ आपके इंपोर्ट जो हैं इतनी लेवल तक हों कि रेवेन्यूज मिलते रहें। ऐसा ना हो कि रेवेन्यूज में कमी शुरू हो जाए, खसारा बढ़ जाए, उसके नतीजे में आपने बोरोइंग की, मार्केट में डिमांड बढ़ा, फिर से इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट सिचुएशन है, इतना आसान नहीं है, इस वक्त सोच समझ के चलना है। डॉक्टर साहब, लास्टली, आम आदमी के लिए वो महंगाई हो या फिर ख़ास तौर पे हमने देखा बड़ी बड़ी सनतों के अंदर, ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर गाड़ियों की कीमतें बहुत बढ़ गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर डॉलर बढ़ने से बड़े इंप्लीकेशंस आए हैं। ये कब तक आपको लग रहा है कि कोई बेहतरी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, या आपको लगता है अभी 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 ऐसे आसार दिखाई नहीं देते? इस वक्त अनकरीब तो देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि एक लैग होता है, अभी जो रुपए के कदर में इजाफा हुआ उसका इम्पैक्ट अगले कुछ दिनों में आ जाना चाहिए और उससे अफरात ज़र में थोड़ी सी बेहतरी हो सकती है। हमें जो परेशानी इस वक्त ये है कि जो आप इंपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं फिजिकली, उसके नतीजे में आपके बहुत से की सेक्टर्स मुतासर हो सकते हैं। और इस वक्त तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो बिल्कुल जिसे कहते हैं तकरीबन रुक चुका है, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सीमेंट वगैरह की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर में भी, जिस तरह आपने बिगिनिंग में कहा था, कुछ हद तक कंस्ट्रेंट पैदा हो रहा है मटेरियल्स का, और इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इकॉनमी में जो रफ्तार है शरह नमू की, मुश्किल से इस तरह अगर हम चलते रहें तो खींच खांच के शायद ये इस साल 3% होएगी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इंसाफ पर बात तो बहुत होती है, लेकिन इंसाफ सुनाई देता है, दिखाई क्यों नहीं देता, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। इंसाफ के दोहरे मयार और कानून की हुक्मरानी पर बात करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जलसों में तारीखी वाक़यात का सहारा लेते हैं। एक ऐसा ही वाक़या उन्होंने 2 रोज़ पहले लाहौर जलसे में भी सुनाया और साबित किया कि कानून सबके लिए बराबर है और इंसाफ वो नहीं जो सुनाई दे, बल्कि इंसाफ वो है जो दिखाई दे। खान साहब ने क्या कहा, सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। एक शहजादा तवाफ कर रहा था खाना काबा की, एक गुलाम का पैर आ गया उसके चोगे के ऊपर, उसने उसको मारा। गुलाम ने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे से गलती से पैर आ गया और इसने मुझे मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादे को बुलाया और गुलाम को कहा कि वापस मारो इसको, किसी को इजाजत नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं। जिस वक्त खान साहब ने खिताब किया तो उनसे पहले पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही साहब आवाम से मुखातिब थे और आवाम से मुखातिब होकर उन्होंने कुछ बदला लेने की बातें की। वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। मुझे आता है कैसे इनको ठीक करना है इंशाल्लाह। और ओए ओ सुनावला, ओ सुन लो, तू तो फांसी की निशानी है। मैं देख रहा था कि जरूर अल्लाह ताला सुन रहा है, देर होती है अंधेर नहीं होती। सुनावला, तुम जेलों के पीछे जाने वाले हो और हम केस लाने वाले हैं तुम्हारे खिलाफ, फांसी की सजा होगी इंशाल्लाह। परवेज इलाही ने रात 10 बजे जलसे से खिताब किया और उसके फौरन बाद ही बदला लेने की शुरुआत करते हुए 55 एसपीज और डीएसपीज का तबादला कर दिया। इससे कबल भी वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब में 5 पुलिस अफसरान और 8 असिस्टेंट कमिश्नर्स के अलावा पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान कार्रवाइयों में मुलव्वस 12 एसएचओज को तब्दील किया था, यानी अपना बदला फौरन ले लिया। और लग यही रहा है कि बदले की आग ठंडी नहीं होगी और मुस्तकबिल में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब जरा एक नजर इस दिल दहला देने वाले वाक़े पर भी डालें कि कैसे बूढ़ी और लाचार खातून को रस्सियों से बांधकर जुल्म किया जा रहा है। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब, इस 85 बरस की बूढ़ी खातून का बदला कौन लेगा जिसे इस उम्र में रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और जुल्म करने वाले कोई और नहीं है बल्कि उसका सगा भाई है जो जमीन के कुछ टुकड़े की खातिर अपनी बुजुर्ग बहन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। ये क्या हर जगह के अंदर बदला लेने की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनाया। अब कानून और इंसाफ की बात तो की जाती है, लेकिन बूढ़ी माँ आज आपसे और आपके हमायत याफ्ता वज़ीर आला से ये सवाल कर रही है, हाथ जोड़कर दस्तबस्ता ये कह रही है कि हम अब तवक्को है कि इंसाफ सिर्फ सुनाई नहीं देगा बल्कि दिखाई भी देगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।